निश्चय इस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, वह भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के ठीक पहले प्रमुख समर्थक थे, ये पता करना है। नंबर 2, उनकी अधिकांश रचनाएं हिंदू दर्शन के इर्द गिर्द घूमती थी, मतलब वो अपने विषय जो लेते थे वो हिंदू दर्शन से लेते थे। नंबर 3, वह इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक सदस्य थे। देखते हैं तो चर्चा में क्यों है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली 7 अगस्त 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द ग्रेट मैस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर एक ये आभासी यात्रा एक वर्चुअल टूर का आयोजन कर रहा है। 150वीं जयंती है, ठीक। तो हम पहले भी बता चुके हैं 25वीं किसी की वर्षगांठ हो, जयंती हो, 50 भी हो, 75 भी हो, 100 भी हो, 150 भी हो, तो वो प्रमुख होती है और वहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। भारतीय कला के संदर्भ में अवनींद्रनाथ टैगोर का एक बड़ा योगदान है, तो इस वजह से भी ये फेमस है। रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे और अवनींद्रनाथ टैगोर भारत में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक थे। वह भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। जिन्होंने भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों की बात कही, पहले प्रमुख समर्थक थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन करा था उन्होंने और बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। और भारतीय कला और इसके कला रूप को आध्यात्मिकता को वो महत्व देते थे। उनका मानना था कि भारतीय कला और कला के रूप आध्यात्मिकता को प्रधानता प्रदान करते हैं, जबकि पश्चिम के जो रूप हैं कला के वो भौतिक बात पर आधारित हैं। इसलिए ये इनको नकारते थे और इनको अपनाते थे। और उनका जो अधिकांश कार्य है वो हिंदू दर्शन से प्रेरित था, अर्थात वो जो अपने विषय लेते थे वो हिंदू दर्शन से अधिकांश विषय लेते थे। देखते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा। भारतीय कला में स्वदेशी मूल्य, इसका मतलब जो भारतीय कला पर पाश्चात्य प्रभाव था उसको हटाने में इनकी मुख्य भूमिका थी। ये इसके पहले प्रमुख समर्थक थे, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर की। नंबर 2, इनकी अधिकांश रचनाएं हिंदू दर्शन से प्रभावित थीं, ये भी ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे, ये भी ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम का नाम फैटमैन था और नागासाकी पर जो गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था। इसको देखते हैं क्यों चर्चा में है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापानी शहर हिरोशिमा पे और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे एक परमाणु बम गिराया गया था। ये जो परमाणु हमला था इनका नाम दिया गया था। जो पहला वाला है हिरोशिमा उसको तो बोलते हैं लिटिल बॉय और जो दूसरा वाला है उसको बोलते हैं फैटमैन। पहला वाला लिटिल बॉय, दूसरा वाला नागासाकी वाला फैटमैन। तो इसके भी 75 साल पूरे हुए हैं, जिस वजह से ये भी चर्चा में है। पहले ही बता चुके हैं 75 साल 100 साल, तो उस तरह की इवेंट पे ध्यान देना चाहिए। बाकी ये कब गिराया गया था, कौन राष्ट्रपति थे, वो काम का नहीं है, इसकी रीडिंग कर लेना। बस ये ध्यान रखना कि अमेरिका ने ये जो परमाणु बम बनाए थे वो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट का नाम था। हिरोशिमा वाला जो पहला वाला था वो लिटिल बॉय था और जो बाद वाला था वो फैटमैन था। उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। तो क्या आंसर आ जाएगा, हिरोशिमा। यहाँ पहले बम गिराया गया था 6 अगस्त को। ये फैटमैन नहीं, कौन था, ये लिटिल बॉय था। और नागासाकी, ये ऑब्वियसली फिर लिटिल बॉय नहीं होगा, ये कौन हो जाएगा, फैटमैन हो जाएगा। अच्छा, इन क्वेश्चन को हम कुछ आइडिया से या कुछ कॉमन सेंस से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। केवल एक और केवल दो तो होंगे नहीं। जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है उनको ये पता है हिरोशिमा नागासाकी पर एक बम गिराया गया था और उन बम के नाम फैटमैन और लिटिल बॉय थे। अब ये याद नहीं आ रहा कि हिरोशिमा पे कौन सा था और नागासाकी पे कौन सा था। तो अगर हिरोशिमा वाला गलत है तो नागासाकी वाला तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। उस स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, डी। और अगर हिरोशिमा वाला सही है तो नागासाकी वाला भी अपने आप ठीक हो जाएगा। उस स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो अगर हमें इसमें तुक्का भी मारना होगा और हमें कुछ कुछ जानकारी होगी तो हम क्या बोलेंगे, या तो सी होगा या डी होगा। फिलहाल इस केस में हमारा आंसर क्या है, डी, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। पहला वाला जो हिरोशिमा पे गिरा था वो लिटिल बॉय था और जो दूसरा था 3 दिन बाद नागासाकी पे वो फैटमैन था। नेक्स्ट,
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। इसका मतलब नंबर 1 इनकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता, और नंबर 2 ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये दो फैक्ट इस स्टेटमेंट 1 में पूछे गए हैं। देखेंगे अभी सही है या गलत है। नंबर 2, यह लोक वित्त के संरक्षक तथा देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं। इसको भी देखते हैं सबसे पहले चर्चा में क्यों है। तो आप सभी जानते हैं हाल ही में नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया है। नाम है उनका गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी कुछ समय पहले इन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था और अब वहां से इन्हें मुक्त करते हुए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया गया। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे, स्टेट पीसीएस में कुछ नाम भी पूछे जा सकते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। बाकी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान क्या है? संविधान के भाग 5 में और उसके अध्याय 5 में इसके संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 148 से 151 तक इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह भारत के लेखा परीक्षण करता है और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। ये लोक वित्त के संरक्षक तथा देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं। यही सेम एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो ये तो ठीक हो गया। लोक वित्त के संरक्षक भी होते हैं और संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक भी। ये देखना यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है देश, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था की, तो ये ठीक हो जाएगा देश, क्योंकि ये राज्य का भी, राज्य स्तर पर भी यही देखते हैं और केंद्र स्तर पर भी यही देखते हैं, इसलिए संपूर्ण देश लिखने में करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ लिख दें केवल केंद्र की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं, उस स्थिति में गलत हो जाएगा। इनका कर्तव्य भारत के संविधान एवं संसद की विधियों के तहत वित्तीय शासन को बनाए रखना होता है। और इनकी नियुक्ति, तो देखो नियुक्ति की जा रही है, निर्वाचन नहीं किया जा रहा, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु का होता है। इनमें से जो भी पहले हो जाए, अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तब हटा दिए जाएंगे, या 65 वर्ष की आयु हो गई तब हटा दिए जाएंगे। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नंबर 2, यह लोक वित्त के संरक्षक और देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं। ये भी ठीक है। पूछा है कौन से कथन सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1/2। और अभी यहाँ सही नहीं है कर दें, तब उस स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, ये भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर ही बनाया गया है। इनके बारे में देखो क्या कथन है। नंबर 1, वह संसद के प्राक्कलन समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 2, वह धन विधेयक का निर्णय करते हैं और उसे अनुमति प्रदान करते हैं। चर्चा में क्यों है वो तो हम देख ही चुके हैं, इन दोनों फैक्ट के बारे में देख ले रहे हैं। तो नंबर 1 तो धन विधेयक। धन विधेयक, कौन विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं लेते, ये लोकसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं और उनके निर्णय को अंतिम माना जाता है। तो वो स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा। और ये संसद की लोक लेखा समिति के विकल्प में क्या दे रखा है? प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं। तो वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। बाकी इनके कुछ अन्य कार्य लिखे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लेना। हम अपना आंसर देखते हैं। प्राक्कलन समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक नहीं होते, लोक लेखा समिति के होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। धन विधेयक का निर्णय ये नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया। पूछा है कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर ये ए गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? डी, ना तो 1 ना ही। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में संशोधन करके आर्थिक आरक्षण की शुरुआत की गई है? मतलब ये जो आर्थिक आरक्षण दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% का आरक्षण दिया गया है, तो किस किस संविधान में किस किस अनुच्छेद में परिवर्तन लाया गया है? 21 और 46 में, 14 और 17 में, 15 और 16 में, या उपरोक्त सभी में? तो चर्चा में क्यों है वो देख लेते हैं। चर्चा में इसलिए है कि ये जो 10% वाला आरक्षण है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका मूल्यांकन, इसकी समीक्षा की जा रही है और 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया है। संविधान पीठ में न्यूनतम 5 सदस्य होते हैं, अधिकतम इसमें अभी तक की जो मैक्सिमम पीठ है वो 13 सदस्य की बनी है।
तो एक ये 5 सदस्य संविधान पीठ का गठन किया गया है ईडब्ल्यूएस के तहत, जो 10% का आरक्षण दिया गया है उसकी संवैधानिकता को जांचने के लिए। इस वजह से ये ईडब्ल्यूएस भी चर्चा में है और ये संवैधानिकता भी चर्चा में है। एक अनुच्छेद ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145(3) के अनुसार किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न होने पर मामले की सुनवाई एक संवैधानिक पीठ के द्वारा की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 5 न्यायाधीश होंगे। अधिक भी हो सकते हैं लेकिन न्यूनतम 5 न्यायाधीश होंगे। और अगर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने कोई सुझाव मांगा है उच्चतम न्यायालय से और उससे संबंधित कुछ विवाद है तो उसमें भी कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। इसका मतलब 2 मामलों में संवैधानिक पीठ का गठन होना ही होना है संविधान के अनुसार। संविधान में ही लिखा है 145(3) के अनुसार कि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान प्रश्न है तब वो उसका निर्णय संवैधानिक पीठ ही करेगी, मतलब एक ऐसी बेंच करेगी जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश बैठे हों। और अगर 143 के तहत जो राष्ट्रपति को अधिकार है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने का, अगर उसका मामला है तो वो मामले का भी संवैधानिक पीठ के द्वारा उसको हल किया जाएगा और कम से कम ये पीठ कम से कम 5 न्यायाधीशों की होगी। क्वेश्चन जो है वो काफी आसान है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 इन दोनों में परिवर्तन करके ईडब्ल्यूएस को लाया गया था और दोनों ही मामलों में शिक्षण में भी और रोजगार में भी ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था। तो क्वेश्चन तो सरल है, किस किस अनुच्छेद में संशोधन करके आर्थिक आरक्षण लाया गया था? अनुच्छेद 15 और 16 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगर ये क्विज आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।